तो चले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका विद्युत फ्लक्स का, ये आगे आने वाला टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके आगे का वो है गाउस प्रमेय। उस गाउस की प्रमेय को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसको अच्छे से समझ लेंगे तो गाउस की प्रमेय को समझने में आसानी होगी। तो विद्युत फ्लक्स में स्टार्ट करते हैं। विद्युत फ्लक्स में है क्या चीज कि इससे जुड़ा हुआ एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र सदिश, यानी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, क्षेत्र सदिश, एरिया वेक्टर। क्षेत्र सदिश का मतलब होता है कि आपका जो ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एरिया, घन का, वर्ग का, आयतन, आयत का या वृत्त का, किसी भी आकार का क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। वो एक सदिश राशि, शायद अभी तक जानकारी नहीं होगी आपको सदिश में, तो आपको यहाँ हम बता देते हैं कि किसी भी शेप का जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर होता है, वेक्टर। अब बात ये हो जाती है कि यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश राशि है तो उसकी दिशा कहाँ होगी। तो एक चीज पे थोड़ा सा गौर करिएगा, ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता किस चीज का है, तो क्षेत्रफल होता है पृष्ठ या सतह का, पृष्ठ या सतह का। और ये जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ वह होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें ऊंचाई या मोटाई नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, देख लेंगे एक कागज का उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये एक कागज हो गया, पेपर है, तो इस पेपर में आप गौर से देखें तो ये लंबाई है, इसमें ये इसकी चौड़ाई है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो मोटाई ना के बराबर होती है, तो इसमें मोटाई होती ही नहीं है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि यह एक पृष्ठ है, एक सतह है। तो सतह का मतलब आपके समझ में आया कि सतह वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसमें मोटाई नहीं होती है, उसको सतह बोला जाता है। चले, तो अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सतह है, वो किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश है, वेक्टर है, तो इसकी दिशा कहाँ होगी। तो याद रखिए, इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे मान लीजिए ये अपना एक पृष्ठ है, एक सतह ये है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्र सदिश होगा, उसकी दिशा होगी इस पृष्ठ के लंबवत, इस तरीके से कहलाएगी। यानी यदि ये एक कोई सतह होगी तो इस सतह की जो दिशा होगी वो होगी इस पृष्ठ के लंबवत, यानी परपेंडिकुलर, लंबवत। तो क्षेत्र सदिश यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और सदिश राशि में दिशा होती है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो किसी पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे मान लीजिए ये एक पृष्ठ, इसको आप समझ सकते हैं, इसकी दिशा हो जाएगी ये लंबवत, यानी इसके बाहर की ओर ये इशारा कर रही है। ये रेखा जो खींची गई है वो कुछ ऐसा सतह है, तो ये बाहर की ओर इशारा कर रही है। एक और पृष्ठ की यदि हम बात कर लें, ये एक पृष्ठ होगा, ये एक पृष्ठ होगा, इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, यहां देख लें, ये एक पृष्ठ रखा हुआ है, इसकी जो दिशा होगी वो कुछ इस साइड होगी, ये क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है तो इसकी दिशा इस प्रकार से लंबवत होगी। यदि आप स्फेरिकल एक देखेंगे, वृत्तीय देखेंगे, उसकी दिशा ऐसी।
तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और उनकी दिशाएं होती हैं उसकी पृष्ठ के, उसकी सतह के लंबवत, अर्थात वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, 90 डिग्री का एंगल वो बना के जाएगी। यहां देख लें 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहां देखें आप किसी भी जगह से, तो उसका जो एंगल रहेगा कितने का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। तो ये हो गई बात क्षेत्र सदिश के रूप में। अब बात ये हो जाती है किसी भी क्षेत्र सदिश का, किसी भी क्षेत्र सदिश में दिशाएं दो साइड, उसके उसमें जो अभिलंब होगा वो दो साइड हो सकता है। अभिलंब दो साइड का मतलब हो रहा है यदि ये आपका एक सदिश, एक ये सतह है, इसमें अभिलंब दो साइड होगा, एक ऊपर साइड होता है एक नीचे साइड होता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो क्षेत्र सदिश जो आपका होता है, क्षेत्र सदिश, इसमें भी दो साइड ही दिशाएं होती हैं, दो साइड ही दिशाएं होती हैं। एक दिशा ये आपके ऊपर की ओर होगी और एक नीचे की ओर, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, दो में से कोई भी एक हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अब इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, क्षेत्र सदिश को, एरिया वेक्टर को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो देखिए यदि मान लीजिए ये जो पृष्ठ आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल, यानी इसके क्षेत्रफल का जो परिमाण है, क्योंकि सदिश में दो चीजें होती हैं, परिमाण और होती है क्या, दिशा। इसका जो परिमाण है, मान लीजिए वो परिमाण दिया गया है ds, इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर निकला है ds, यानी परिमाण है इसका ds। ऊपर की ओर इसकी दिशा को हम मान लेते हैं कैप n है, तो नीचे की ओर उसकी दिशा क्या हो जाएगी, माइनस कैप n, क्योंकि सदिश में क्या होता है कि कोई राशि यदि अपोजिट होती है, विपरीत होती है, तो उसमें माइनस लग जाता है। तो अब इस बात को आप गौर से समझ लें कि इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे सदिश रूप में, वो कुछ ऐसा होगा। देखिए ds परिमाण इंटू दिशा, दिशा क्या है कैप n, या इसी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, माइनस कैप n। या तो इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी या तो इसकी दिशा नीचे की ओर होगी। तो ये प्रदर्शित कर दिए। अब जैसे इसमें हम बात कर लें इस वृत्त की, तो इस वृत्त का मान लीजिए कितना रेडियस, आप इसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या दी गई है r, तो इसका जो क्षेत्र सदिश होगा वो कितना निकलेगा, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है इसकी दिशा या तो परपेंडिकुलर लंबवत ऊपर की ओर होगी या तो परपेंडिकुलर नीचे लंबवत नीचे की ओर होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो सूत्र इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा परिमाण, इस वृत्त का परिमाण पाई आर स्क्वायर। अब यदि मान लीजिए ये दिशा है m कैप m, तो नीचे वाली हो जाएगी माइनस कैप m, तो ये कितना होगा कैप m, या इसी को प्रदर्शित कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस कैप m। इस तरीके से दोनों सदिशों को थोड़ा सा उदाहरण देके हम समझा दिए हैं। अब तो आप शायद समझ गए कि क्षेत्रफल में दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा होता है, ये एक सदिश राशि है। तो इसके इस वृत्त की स्फेरिकल के क्षेत्रफल में आप देखिए तो ये हो गया परिमाण और ये हो गई इसकी दिशा। दिशा देखिए कहाँ है, ये परपेंडिकुलर है लंबवत ऊपर की ओर, या इसमें देखिए तो ये हुआ परिमाण और ये हो गई दिशा। ये देखिए ये नीचे की ओर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के एंगल लंबवत बना रहा है, या तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर। इसमें भी वही चीज दे रहा है, इस एरिया वेक्टर में भी वही चीज दे रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है ds, परिमाण है ds, तो मैंने परिमाण लिखा, और दिशा तो मान लें कि ऊपर की ओर दिशा इसकी कितनी है कैप n है, हम लिख देते हैं कैप n। नीचे भी हो सकती है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस n। तो ये परिमाण और ये दिशा, ये बात हो गई एरिया वेक्टर के बारे में, क्षेत्र सदिश के बारे में। अब इसकी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं, तो देखिए अब ये तो एक ओपन सतह है, खुला पृष्ठ होता है, ये हम खुले पृष्ठ की बात कर लिए। पर यदि बंद पृष्ठ की बात करें हम, बंद पृष्ठ यानी क्लोज सरफेस की यदि हम बात करें, ये तो ओपन सरफेस हुआ, खुली सतह है, ये केवल इसमें एक सतह दी गई है। यदि हम बंद पृष्ठ की बात करें तो बंद पृष्ठ में जैसे हम एक क्यूब बना सकते हैं,
क्यूब कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये क्यूब बन के तैयार हो गया। इसमें हम बात करें तो देखिए, इसमें केवल दो हिस्सा, इसमें केवल एक ही सतह थी, उसकी दिशा क्या हो सकती है? ओपन ओपन सर्कल, खुले सतह की क्षेत्रफल की दिशा दो हो सकती है, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। अब बंद क्लोज पृष्ठ की, क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ की जब हम बात करेंगे तो बंद पृष्ठ में क्या होता है कि देखिए, इसमें कितने सतह हैं? 6, एक, इसके सामने वाला 2, ये वाला 3, इसके पीछे वाला 4, ऊपर वाला 5, और ये हो गया कितना? 6, यानी 6 सतह इसमें होती है। तो 6 सतह जो इसमें होती है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, देखिए 6 सतह का अपना अपना एक अलग एरिया होगा, अलग क्षेत्रफल होगा, तो उन सभी की दिशाएं कैसी होंगी? तो देखिए, जब हम इस वाले पृष्ठ की बात करेंगे, उस साइड वाले पृष्ठ की बात करेंगे, उसकी दिशा इस तरीके से होगी। इसमें आप किसी सतह के लिए दो दो दिशाएं डिनोट कर रहे थे, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर नीचे की ओर, लंबवत ऊपर, लंबवत नीचे। लेकिन बंद पृष्ठ के लिए, क्लोज सरफेस के लिए ये ध्यान रखना है आपको कि इसके केवल बाहर साइड ही लेंगे हम, अंदर साइड इसमें नहीं लेते हैं, अंदर साइड इसमें नहीं लिया जाएगा। बंद पृष्ठ के लिए ये एक नियम होता है। तो ये दिशा हो गई इस बाहर वाले से उस साइड वाली सतह की, ये हो गई उसके सामने वाली सतह की, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की ओर। 6 सतह है, 6 का अलग अलग अपना रहेगा, लेकिन ये अंदर की ओर इनका नहीं होगा। जैसे ओपन पृष्ठ में ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है, इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। यदि इसको हम थोड़ा सा और दिखा दें आपको, यदि मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, तो ऐसा हो सकती है इसकी डायरेक्शन, ऐसी हो सकती है इसकी डायरेक्शन, यानी ऐसा ये रखा हुआ है, एक उधर साइड होगा, एक इधर साइड होगा। ओपन यानी ये खुली सतह है। लेकिन जब क्लोज की बात करेंगे हम, क्लोज में ऐसा नहीं होगा। क्लोज में केवल एक ही साइड हम लेंगे। एक डिब्बे की जब हम बात करेंगे, एक डिब्बा ये मान लीजिए बना हुआ है, इसमें केवल बाहर, यदि ये ऐसी सतह है ऊपर और नीचे दोनों साइड होगा। लेकिन यदि ये क्लोज हो गया, पूरा बंद पृष्ठ बन गया, तो इसमें इस वाले केवल बाहर, इसका केवल बाहर, इसका केवल बाहर, इसका केवल बाहर, यानी केवल इसके बाहर वाले पृष्ठों की दिशा ली जाएगी, अंदर के लिए नहीं ली जाएगी। तो चलिए, ये ओपन और क्लोज पृष्ठ का हो गया। अब हम बात आगे देखते हैं इसमें। चले इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो प्रैक्टिकली देखिए, ये पेपर एक पृष्ठ है, एक सतह होती है, ये पेपर एक सतह होती है। तो इस सतह की जो दिशा होगी वो किधर होगी? इस सतह की दिशा होने वाली है या तो परपेंडिकुलर इसके ऊपर या तो परपेंडिकुलर इसके नीचे। लेकिन यदि यही एक बंद पृष्ठ होता, यदि यही एक बंद पृष्ठ होगा, क्लोज सरफेस हो जाएगा, तो इसमें 6 फलक बनेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये वाला, 6 सतह बनती हैं। तो इसमें ये जो नीचे वाली सतह उसका केवल नीचे की ओर, ऊपर वाले केवल ऊपर की ओर, इधर का उधर हो जाएगा और यहाँ का इधर होगा, इसका इधर हो जाएगा। इसके अंदर साइड नहीं होगा, जो कि अभी मैंने इसमें आपको बता दिया है। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये छोटी जानकारी क्षेत्र सदिश की थी, इसकी आगे चल के बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसको भी आप याद रखें। अब हम आगे इसको बढ़ाते हैं, क्या होता है। तो चलिए देखिए, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, तो हम पहुंचते हैं कहाँ? विद्युत फ्लक्स में। ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स क्या है? और किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा
तो वहां इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं चल रही होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही होंगी, दोनों नाम बराबर सेम होता है। अब यदि हम क्या करें, एक पृष्ठ ले और उस पृष्ठ को इनके रास्ते में ऐसे रख देते हैं, इसे रख दिया, तो पृष्ठ रखने पर हम ये देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ को पार करके जाने लगी हैं। जितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ को पार करके जा रही है, उन्हीं बल रेखाओं को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। सीधा सा, बस वो पार कैसी करनी चाहिए, अभिलंबवत। अर्थात इसको आप ऐसे भी याद रखें कि किसी पृष्ठ के सतह की, किसी पृष्ठ के क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्रफल की दिशा में। तो देखिए ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, तो अभी पिछले टॉपिक मैंने बताया कि पृष्ठ ऐसा है तो उसका क्षेत्र सदिश कुछ ऐसा होगा, यानी इसका क्षेत्र सदिश कुछ इस प्रकार से होगा। विद्युत बल रेखाएं भी उसी दिशा में जा रही हैं, ये भी उसी दिशा में जा रही हैं। तो यदि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के क्षेत्र सदिश की दिशा में जाती हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, विद्युत फ्लक्स। हालांकि आसान भाषा में ये होता है कि विद्युत रेखाएं पृष्ठ से होकर निकलती हैं, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। यहां आपने उदाहरण में देखा कि विद्युत बल रेखा चल रही थी, उनके रास्ते मैंने एक रख दिया, क्या, सतह, पृष्ठ रख दिए, तो विद्युत बल रेखा क्या कि इसको पार करके जाने लगी। तो पार करके जितनी रेखाएं गई हैं, उन्हीं रेखाओं का नाम होता है क्या, विद्युत फ्लक्स। इसको प्रदर्शित करते हैं हम फाई से, फाई ई से डिनोट किया जाता है विद्युत फ्लक्स को, फाई ई से। तो यहां पर यदि हम देखें तो क्या हो रहा है, फाई ई इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, क्योंकि सतह से होकर केवल कितनी जा रही हैं, ये 1 और ये 2, केवल 2 रेखाएं जा रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो गया, 2। अब हम देखते हैं, तो अब बात ये हो रही है कि ये जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किन बातों पर निर्भर करेगा। क्या विद्युत फ्लक्स को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? विद्युत फ्लक्स माने पृष्ठ से होकर जाने वाली रेखाएं, बस, और कुछ नहीं है, पृष्ठ से होकर जाने वाली रेखाएं हैं। और कैसे, अभिलंबवत, लंबवत जाने वाली, परपेंडिकुलर जाने वाली, उस पृष्ठ से लंबवत। जैसे ये पृष्ठ रखा हुआ है तो इससे ऐसे लंबवत गुजरे, ये पृष्ठ रखा हुआ है तो इससे ऐसे लंबवत गुजरे, ऐसा पृष्ठ है उससे ऐसे लंबवत गुजरे, सीधे इसको पार। फ्लक्स मतलब यदि ये कोई पृष्ठ है तो इसको बल रेखा सीधे ऐसे पार करके निकल जाए, तो इसी को बोला जाएगा क्या, फ्लक्स। विद्युत बल रेखा को ही फ्लक्स बोला जाता है, बशर्ते उस रेखा को क्या करना पड़ेगा, किसी सतह को पार करके जाना पड़ेगा। यदि कोई बल रेखा किसी सतह को पार कर लेती है तो उसी बल रेखा का नाम पड़ जाता है क्या, सतह। जैसे मान लीजिए एक विद्युत बल रेखा है, ये सतह है, यदि ये विद्युत बल रेखा गई और इस सतह को पार करके निकल गई, तो यहां तो ये विद्युत बल रेखा थी, लेकिन अब जब ये सतह को, सरफेस को, किसी पृष्ठ को पार करके चली गई, तो अब इसका नाम पड़ जाएगा विद्युत फ्लक्स। इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, फाई से। अब हम बात कुछ चीजें देखते हैं। मान लीजिए ये एक प्रबल विद्युत क्षेत्र है, प्रबल विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र का नाम हम कुछ रख देते हैं, नाम हो गया ई, नाम ई हो गया। और ये जो क्षेत्रफल है, ये जो सतह आप देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम ds, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ds। तो देखें एक चीज, इसमें कुछ हम नए प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। पहली चीज, प्रबल विद्युत क्षेत्र ले लें। प्रबल विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा हो। तो देखिए विद्युत बल रेखा में एक गुण आपको पढ़ाया गया था कि जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, वहां पर विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं। सघन मतलब पास पास होती हैं। यहां देखिए यदि ये प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा तो इससे विद्युत बल रेखाएं ऐसे बहुत पास पास निकलेंगी, बहुत ज्यादा संख्या में निकलने लगती है प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण। तो अब गौर से आप देखें, यहां पर यदि हम पृष्ठ को रखे हुए हैं, पृष्ठ को हम रखे हुए हैं ऐसे, तो क्या देखने को मिल रहा है, ज्यादा बल रेखाएं जा रही, अर्थात फ्लक्स हमें ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम अपने सरफेस को, पृष्ठ को रख दे प्रबल विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत बल फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाती है, यानी यहां से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो पहला आपने इसमें क्या देखा है
पहला प्रैक्टिकल आपने किया कि हमने सरफेस को रखा प्रबल विद्युत क्षेत्र में, तो वहां पर फ्लक्स की मात्रा बढ़ गई थी, फ्लक्स की मात्रा बढ़ी। यानी जो ये फाई होता है आपका, ये जो विद्युत फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है काहे पे, ई पे। कैसे निर्भर कर रहा है, आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, विद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, माने ये क्या होते हैं, ऐसे प्रोपोर्शनल, समानुपाती होते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र आप बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ रहा है। ये तो पहला प्रैक्टिकल हमने करके देख लिया। अब दूसरे की बात आती है, तो दूसरे में क्या करना है, दूसरा प्रैक्टिकल आप ऐसा कर ले कि जैसे मान लीजिए कि इसी में हम करके दिखा देते हैं आपको। अभी पृष्ठ इतना बड़ा है, थोड़ा हम पृष्ठ को बढ़ा दें। यदि पृष्ठ को हम बढ़ाते हैं, पृष्ठ को बढ़ाने पर क्या प्राप्त हुआ, फ्लक्स की मात्रा बढ़ गई। पृष्ठ को जब हम बढ़ा दिए तो वहां से गुजरने वाली बल रेखाएं अर्थात फ्लक्स की मात्रा बढ़ गई। यानी जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, इस ये जो सरफेस आप सतह रख रहे हो, कोई पृष्ठ रख रहे हो आप, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ds है तो उस पर भी डिपेंड करता है। यानी फाई ई का मान जो होता है वो ds पर भी निर्भर करता है। यदि आप पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा लेंगे, क्षेत्रफल मतलब लंबाई चौड़ाई, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा लेंगे तो उससे निकलने वाला फ्लक्स भी ज्यादा होगा। चले, तो ये दो बातें क्लियर हुई यहाँ पे कि यदि हम प्रबल विद्युत क्षेत्र लेंगे तो वहां फ्लक्स ज्यादा होगा, यदि हम ज्यादा क्षेत्रफल का पृष्ठ लेंगे वहां भी फ्लक्स ज्यादा होगा। तो यहां से फ्लक्स का एक सूत्र निकल के आता है, फ्लक्स का एक सूत्र निकलता है, फाई इक्वल टू ई इंटू ds, E इंटू ds। चूंकि ये क्या था, दो बातों पर निर्भर किया, दो बातों पर निर्भर किया, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल पर निर्भर किया। तो फ्लक्स का सूत्र निकला क्या, E इंटू ds, यानी विद्युत क्षेत्र गुणे उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं, अब यदि इसमें हम कोई और कंडीशन अप्लाई करें तब क्या होगा। यदि मान लीजिए इसमें हम यहां ये विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा है और इसी साइड इस पृष्ठ की भी दिशा है, ठीक है, पृष्ठ की दिशा भी उसी साइड है, सतह की दिशा भी उसी साइड है जिधर विद्युत क्षेत्र है। यानी दोनों के बीच बनने वाला जो कोण है वो जीरो है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ये और इसी दिशा में ऐसे जा रहा है कौन, ds की भी दिशा जा रही है, यानी इनके बीच का एंगल कितने का बन रहा है, जीरो का बन रहा है। अब यदि हम एक काम करें, ये दिशा हो गई ई, यहां पर एक पृष्ठ को हम कुछ ऐसे रख दें, कुछ ऐसा रख दें, तब क्या होगा, अर्थात यहां तो हम ऐसे सीधा रखे थे, ये बल रेखाएं जा रही थी, इस तरीके से बल रेखाएं जा रही, तो हम उसके रास्ते में ऐसा रख रहे हैं। अब हमको क्या करना है, बल रेखा ऐसे ही जा रही है, अब हमको पृष्ठ को अपने ऐसे कर देना है, थोड़ा सा इधर उधर झुका के देखते हैं क्या होता है। तो देखें, इस पृष्ठ को हम झुका दिए, जब हम इसको झुका देते हैं तो इस पृष्ठ की दिशा किधर हो गई, ये सतह की दिशा उधर हो जाएगी भाई, जब ऐसा है तो ठीक है ऐसा रहेगा, और जब इसको हम तिरछा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 90 परपेंडिकुलर होता है। अभी एरिया वेक्टर में आपको मैंने बताया था किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी दिशा उसके परपेंडिकुलर लंबवत होती 90 डिग्री कोण बनाती है। तो देखें इस पे इसकी जो दिशा होगी वो कहां होगी, ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस तरीके से निकल जाएगी, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। अब बात क्या हो रही है, देखिए यहां विद्युत क्षेत्र इस तरीके से, इधर है विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, और इस सतह की जो दिशा हो रही वो ये हो रही,
सतह की दिशा ये हो रही है, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? यह समस्या हो गई, विद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्योंकि मैंने पहले बताया कि विद्युत फ्लक्स क्या होना चाहिए, जिधर पृष्ठ की दिशा हो उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अब यहां क्या करें, तो देखिए, अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, इसकी दिशा ये हो गई, अपने को क्या चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही हो जाए, जिधर जिस साइड जो दिशा इस सतह की है वही दिशा इसकी भी हो। क्योंकि यहां सब क्लियर है, यहां देखें आप, जो दिशा क्षेत्र की थी वही दिशा क्षेत्रफल की है, जो दिशा विद्युत क्षेत्र की थी वही दिशा क्षेत्रफल की है, लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग है और क्षेत्र की दिशा अलग है। तो अपने को करना क्या है, देखें हम क्या करें, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र होता है एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि को हम पहले कर लेते हैं इसको एक घटक में वियोजित, इसके घटक बना लेते हैं। जब हम घटक बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का है, एक घटक ऐसा होगा, एक घटक ऐसा होगा, इस तरीके से घटक बनेगा। यानी इसको यदि थोड़ा सा हम सीधा करके यहां समझाएं आपको, तो यदि ये विद्युत क्षेत्र ई बनेगा, ये बनेगा, एक घटक ये होगा, एक घटक ये होगा। हाँ, अब एक चीज देखें, चूंकि इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, यहां एक कोण बन रहा था, यहां तो 0 डिग्री कोण बन रहा था, लेकिन यहां 0 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री के अलावा कुछ कोण बन रहा है। तो मान लेते हैं वो कोण कितना है, थीटा, वो कोण है थीटा, अर्थात ये वाला कोण कितना बन रहा है, पर थीटा बन रहा है, कुछ ऐसे। यहां के कोण का जो निर्माण हो रहा है, देखिए ds और इसके कोण का निर्माण हो रहा है कितना, थीटा का। अब अच्छा एक चीज और, इसको जब आप घटक में वियोजित करेंगे, ये वाला क्या कहलाएगा, ई cos थीटा, और ये वाला क्या कहलाएगा, ई sin थीटा घटक होगा। यदि इसको हम यहां लागू करें, इस चीज को यहां लागू करें, तो ई का एक घटक ये निकल के जाएगा ये, और इसका एक घटक इसी लाइन में चला जाएगा। तो इसमें जो आएगा उसका नाम क्या होगा, ई cos थीटा, और इसका नाम क्या होगा, ई sin थीटा, ई cos थीटा और ई sin थीटा। तो हमें विद्युत फ्लक्स के लिए कौन सा घटक लेना चाहिए, ई sin लेना चाहिए या ई cos लेना चाहिए, हमको ई cos लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की जैसी होनी चाहिए। तो यहां पर देखें, इसके क्षेत्रफल की दिशा ये है, तो ई का जो घटक निकला ई cos, इसकी भी दिशा उधर ही है, यानी हमको ई cos लेना है, ई sin नहीं लेना है। तो एक सूत्र यहां निकल के क्या आ जाएगा, देखिए ये सूत्र बन जाएगा क्या, ई क्यू फाई इक्वल टू हो जाएगा ई cos थीटा इंटू ds, ई cos थीटा इंटू ds बनेगा। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, फाई इक्वल टू ई इंटू ds cos थीटा। चले, तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपके पास दो सूत्र निकल के आए, दो सूत्र निकल के आए, इंटू ds और फाई इक्वल टू ई इंटू ई डॉट ds cos थीटा। ये इस सूत्र का उपयोग आप समझ गए होंगे कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच में कोई कोण बनने लगे, मतलब उसको ऐसा विद्युत क्षेत्र के साथ ऐसा ना रख के कुछ इधर उधर करके रख दे, तब हमें इस सूत्र का उपयोग करके उसका फ्लक्स निकाल देना है। तो यहां पर चले बात को समझें, आपका जो फ्लक्स था वो तीन बातों पर निर्भर किया, पहला विद्युत क्षेत्र पर, दूसरा उसके क्षेत्रफल पर, तीसरा उसको किस प्रकार से रखा गया, जो पृष्ठ आप रख रहे हैं विद्युत क्षेत्र के विद्युत बल रेखा के मार्ग में, उसको किस प्रकार से आप रख रहे हैं। तो ये दो सूत्र हो गए विद्युत फ्लक्स के। अब इस बात को हम आगे बढ़ा के थोड़ा सा ले चलते हैं, आपको कुछ कंडीशंस दिखाते हैं, इसमें स्थितियां क्या हो सकती हैं। देखिए फर्स्ट स्थिति ये है, फर्स्ट स्थिति क्या है कि यदि
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जैसा कि इस चित्र में है। थीटा क्या होता है? क्षेत्र सदिश हुआ ये ds, विद्युत क्षेत्र हुआ ये, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण होता है थीटा। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला होता है कोण थीटा। तो मान लीजिए कि 0 डिग्री यानी यहां पर कोई कोण नहीं बन रहा है, तो स्थिति देखें क्या होगी, फाई इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू ds cos थीटा की वैल्यू है 0, तो 0 लिख देंगे, तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, E इंटू ds, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। ये देखिए, ये पहले वाली चीज में लागू हो गया, यानी इस सूत्र का उपयोग आप हर एक जगह कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात ये कह रहा है कि यदि थीटा इक्वल टू हो जाए 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू हो जाए 90 डिग्री, कब क्या बात बनेगी? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको पहले हम सॉल्व करके यहां देख लेते हैं सॉल्व करके। यदि थीटा इक्वल टू हो 90 डिग्री तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ds cos 90 हो जाएगा। थीटा की जगह पर अपने को क्या रख लेना है, 90 है, तो 90 रख देंगे हम। तो ये क्या होगा, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E ds इंटू 0, cos 90 का मान 0 होता है, यानी विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, कोई विद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा। कब की बात ये कर रहा है, कब की कंडीशन ये लगा रहा है, यानी जब, यदि मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई और आप ये कोई सतह हो गई, इस सतह को ऐसा रख दें, क्योंकि क्या कहने की बात क्या होगी कि ये वाला जो कोण है आपका विद्युत क्षेत्र और इसके बीच बनने वाला जो कोण है वो कितने का हो गया है, 90 का। एक चित्र थोड़ा सा और हम बना देते हैं, देखें, ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब अपने को एक इसमें रख देना है, क्या रख देना है, पृष्ठ रखना है। अब देखें इस पृष्ठ की दिशा कहां होगी, ऐसी होगी कि जब ये पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है इसकी दिशा कहां होगी, ऊपर, और विद्युत किधर जा रही है, विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, यानी इस पृष्ठ एरिया वेक्टर की दिशा ऊपर की ओर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो यहां बनने वाला कोण कितने का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इस स्थिति में इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। चले, तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित ये जानकारी हो गई है। अब इस टॉपिक में थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं, उनको भी क्लियर हम कर लेते हैं। चलिए, खुले पृष्ठ के लिए, खुली सतह के लिए हमने जो निकाला था वो निकाला कितना, फाई इक्वल टू, इसकी सहायता से आप इंटू ds की सहायता से, ds cos थीटा की सहायता से आप निकाल सकते हैं किसी भी खुली सतह के लिए, चाहे वो खुली सतह कुछ ऐसी हो या वो खुली सतह ऐसी हो। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के इसका हम आपको और क्लियर करवा दें इसको। फर्स्ट नंबर, मान लीजिए एक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ऐसा है कुछ, ये है, और यहाँ पर एक पृष्ठ कुछ ऐसा रखा हुआ है, पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, इसे और छोटा कर दें। इसकी जो भुजा है वो है ये एक वर्ग है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे सरफेस को हम रखते हैं कहाँ, विद्युत बल रेखा, तो विद्युत फ्लक्स निकलता है। अब हम बात ये करते हैं कि इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसकी सभी भुजाएं कितनी है, ए, तो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, देखें, E इंटू ds cos थीटा। इस फार्मूले का उपयोग कर लेते हैं। जब इस फार्मूले का उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू E इंटू ds, भुजा है a का स्क्वायर, या नहीं आ रहा समझ में, a इंटू a cos थीटा। थीटा कितना बढ़ रहा है जल्दी से बताएं, इसमें क्या है, ये सतह, ये है सतह की दिशा उसी साइड है जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये बनेगा कितना, 0 का, क्योंकि देखें इस तरीके से E है और उसी तरीके
उसी तरह कौन है, ds है, इनके बीच बनने वाला एंगल कितने का होगा, 0 का होगा, हमने रख दिया 0। तो देखिए कितना आएगा फ्लक्स का मान, a इंटू ए स्क्वायर, और ये हो जाए कितना 1 की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। तो इस सतह से निकलने वाला फ्लक्स ये था दूसरा। इसके बाद अब दूसरा उदाहरण एक हम बंद पृष्ठ का आपको दिखाते हैं, उसमें आप देख लीजिए क्या होता है। मान लीजिए क्यूब हमारे पास है, एक क्यूब हम बना लेते हैं, क्यूब बना लिए, और इस क्यूब को ये विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत फ्लक्स ये E हो गया, और इसकी सभी भुजाएं देखें, इसकी सभी भुजाएं हैं ए। चूंकि किसी तरह से क्यूब में जितनी भुजाएं होती हैं, क्यूब माने घन होता है, घन में जितनी भुजाएं होती हैं वो भी सब आपस में बराबर होती हैं। तो यदि इसके फ्लक्स की हम बात करें, इसमें हम फ्लक्स निकाले तो कितने फलक इसमें बन रहे हैं, कितने सतह हैं इसमें, देखें इसमें 6 सतह बनेगी, 1 2 3 4, सामने का 5 और उसके पीछे का 6 सतह है, और 6 सतह का हम यहाँ फ्लक्स निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए, तो मान लीजिए इस फलक से, इस वाले पृष्ठ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो है φ1। तो जब हम φ1 को निकालते हैं तो क्या होगा, बस इसी फार्मूले का उपयोग करना है आपको। ये हो जाएगा E इंटू ds cos थीटा। तो क्या होगा, φ इक्वल टू E इंटू ds, कितनी है भुजा A, तो A का हो जाएगा क्या स्क्वायर, A स्क्वायर cos, तो cos लिख लें आप, थीटा, थीटा एंगल, एंगल कितने का बन रहा है, सामने वाला फलक ऐसा है, उसी साइड आपकी क्षेत्र की दिशा है, तो फलक यानी इसका क्षेत्र सदिश भी उधर ही है, एरिया वेक्टर की दिशा भी वही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही है, यानी इनके बीच में कोण कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का। कितना आएगा, φ1 इक्वल टू, इसको कर ले हम E इंटू ए स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। ये हम पहले फलक का निकाल लिए। अब यदि हम, ये पहला नंबर, अब हम उसके जस्ट अपोजिट वाले का, यानी इस वाले फलक का यदि हम निकालें, इस सतह का निकालें, तब क्या होगा। तो इस वाले फलक का जब हम निकालते हैं सेकंड नंबर, तो ये भी हो जाएगा φ2, मान लीजिए इसका वाले, इससे जो फ्लक्स निकल रहा है कितना है, φ2 है, तो φ2 इक्वल टू क्या, E इंटू ds cos थीटा, इसी का उपयोग करेंगे, इसी में सीधे वैल्यू रखते हैं, तो E इंटू ds, इसकी भुजा भी कितनी है A, तो A हम रख लेंगे, तो A स्क्वायर, सीधा सीधा A स्क्वायर cos थीटा, थीटा कितना होगा, चले गौर से देखिए, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा उस साइड है और इस फलक की दिशा इस साइड होगी, फलक की दिशा बाहर साइड, क्योंकि एरिया वेक्टर मैंने आपको क्षेत्र सदिश में बताया था कि इनकी दिशाएं अंदर की ओर नहीं हो सकती, इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। तो इसकी जब दिशा बाहर की ओर होगी और यहाँ विद्युत क्षेत्र उस साइड जा रहा है, तो इनके बीच में कितने का एंगल बन रहा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बन रहा है। तो 180 डिग्री यहाँ लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू ए स्क्वायर, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -EA स्क्वायर। ये निकल आया किसका, इस साइड वाले फलक का। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में निकाल दिए, उसकी विपरीत दिशा वाले फलक का निकाल दिए। अब हम ऊपर वाले फलक का और नीचे वाले फलक का देख लेते हैं। तो ऊपर वाले फलक का क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्या होगा, उसका होगा φ3 मान के उसको निकाल दे, हल करें तो क्या होगा, E इंटू ds cos थीटा, उसी का फार्मूला, तो सीधे हम फार्मूले में रख देते हैं, E इंटू ds मानी ये भुजा भी A ही है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी A स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ कितना cos थीटा, थीटा कितना होगा, देखें विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, ये फलक का इस वाले पृष्ठ का अभिलंब किधर होगा, क्षेत्र सदिश इधर होगा, मतलब इनके बीच में कितना का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ हम लिख देते हैं कितना, 90 डिग्री। तो Q3 इक्वल टू कितना निकलेगा, E इंटू ए स्क्वायर इंटू cos 90 का मान 0 होता है, यानी φ3 कितना होगा, 0 हो गया। अब हम जस्ट नीचे वाले का निकालते हैं, जो नीचे सतह होगी उसका निकाल लेते हैं।
तो उसका क्या हो जाएगा, 5/4 इक्वल टू E² cos, इसका भी एंगल कितने का बन रहा है, 90 का ही बन रहा है, cos 90। तो यहाँ भी 5/4 यानी ये भी कितना निकलेगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 90 का। और हालांकि हम विद्युत फ्लक्स वाले का स्थितियों में मैंने इसको आपको बताया भी था, ये थीटा का मान, यदि यहाँ जो थीटा होता है यदि इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा तो वहां से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। अब हम इसमें दो सतह और बची है, एक ये सामने की ओर, एक पीछे की ओर। तो इनको भी यदि आप गौर से देख लें, यदि इनको भी आप देख लें गौर से, उनके बीच में 90 का ही कोण बनेगा, क्योंकि सतह ऐसी सतह है, विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, सतह ऐसी है तो इसका लंब इधर होगा, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो इसका भी मान कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। इसके पीछे सतह वाला जो होगा, इसके पीछे वाला जो फलक बनेगा, वो पीछे वाले का भी एंगल कितने का, 90 डिग्री का ही बनेगा, तो उसका भी कितना निकलेगा, 5/6 कितना निकलेगा, 0। तो 4 कंडीशंस में इसमें एंगल कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है। यदि आपको इसे और क्लोजली देखना है तो देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र इधर है, ऊपर वाले जब फलक की बात करेंगे, ऊपर वाले पृष्ठ की, इसका अभिलंब होगा कहाँ, ऊपर, तो यहाँ कितने का एंगल बना, 90, ये 0 होगा। नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले फलक की ये नीचे की ओर होगा उसका अभिलंब, अब विद्युत क्षेत्र इधर है तो यहाँ भी कोण कितने का बन रहा है, 90 का। इसी तरह से सामने वाला भी होगा, इसी तरह से पीछे वाला भी होगा। तो 4 कंडीशन में इसमें फ्लक्स नहीं होगा, केवल 2 में निकला है कितना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो फलक अभिलंब था उसका, और जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में था उसका, यानी ये और ये वाला। अब यदि हम आपसे बात करें कि पूरे इस पृष्ठ के कारण, पूरे इस पृष्ठ के कारण कितना होगा, तो फ्लक्स, ये जो विद्युत फ्लक्स होता है ये अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। तो जब ये अदिश राशि है तो अदिश का जोड़ तो आपको सीधे सीधे जोड़ देना है सभी को। तो हम सभी को जब जोड़ते हैं, यहाँ इस पूरे क्यूब से, पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स हमको निकालना है, हम क्या करें, सभी फलकों से निकलने वाले फ्लक्स को हम जोड़ दें। तो देखिए क्या होता है, टोटल फाई इक्वल टू क्या होगा, φ1, φ2, φ3, φ4, φ5, φ6, सभी की वैल्यू रख दे। तो ये Q1, वो φ1 कितना है, E इंटू ए स्क्वायर, प्लस φ2 कितना है, माइनस E इंटू ए स्क्वायर। बाकी सब 0 हैं, आप यहाँ सॉल्व भी कर लिए, सब 0 हैं। देखिए ये प्लस माइनस में है तो ये भी 0 हो गया, सब 0। तो फ्लक्स कितना निकला, 0। यानी कुल मिला के यदि आप किसी बंद पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है। बस यही चीज हमें दिखानी थी आपको। तो चले, ये फ्लक्स से संबंधित थोड़ी सी जानकारी, जितनी भी जानकारी थी जो आपके लिए आवश्यक थी, मैंने दे दिया। अब फ्लक्स में केवल थोड़ी सी चीज और बची है, इसका मात्रक बचा हुआ है, इसका मात्रक है और विमीय सूत्र है। तो मात्रक का सीधा सा जो तरीका होता है, वो तरीका पिछले टॉपिक्स में मैंने बताया है, उनको आप देख लें एक बार, कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है, फाई का सूत्र, जो नॉर्मल सूत्र निकला था वो था कितना, E इंटू ds, En विद्युत क्षेत्र होता है। तो एसआई पद्धति में जब आप निकालते हैं, एसआई पद्धति में मात्रक निकालते हैं, तो E का मात्रक कितना होता है, न्यूटन बाई कूलम, इंटू क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये निकला है इसका मात्रक, फ्लक्स का मात्रक हो गया। तो चले, इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, अभी इससे संबंधित कुछ बातें हैं, और इसके बाद अगला टॉपिक जो आपको होने वाला है वो है गॉस प्रमेय। आज